नंबर 125। आदित्य ने जब गाड़ी को कंपनी की पार्किंग में लगाया और वो नीचे उतरा, तब वहां खड़ा गार्ड उसे बहुत ही हैरानी से देख रहा था, क्योंकि शायद उसने कभी आदित्य को वहां नहीं देखा था। शायद वो कार उसे बहुत अच्छे से याद होगी कि वो उसके पापा की थी, लेकिन आदित्य ने बस एक बार उससे नजरें मिलाई और फिर वो बिल्डिंग की तरफ जाने लगा। वो बिल्डिंग ना ही लाइफ फार्मास्यूटिकल्स जितनी छोटी थी और ना ही सिंघानिया फर्म्स जितनी बड़ी, और कहीं ना कहीं उसमें भी वैसा ही काम चल रहा था जैसा कि उन दोनों कंपनियों में चलता रहता है। आदित्य जब मेन गेट की तरफ जा रहा था, तब उसे दिख रहा था कि वहां पर बहुत सारे लोडिंग ट्रक खड़े हुए हैं और उनके अंदर कहीं पर चेयर्स हैं तो कहीं पर डेस्क। कुछ लोग उन्हें उतार कर अनलोड कर रहे हैं, जैसे कि पूरा ऑफिस ही नए तरीके से फर्निश्ड होने वाला है। आदित्य ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जब वो अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि रिसेप्शन पर एक रिसेप्शनिस्ट खड़ी हुई है। उसकी डेस्क थोड़ी सी फैली हुई थी, पर वो फिर भी चीजों को मैनेज कर रही थी। आदित्य उसकी तरफ बढ़ा और उसने पूछा, मुझे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलना है, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वो कहां पर मिलेंगे? आदित्य के सवाल को सुनकर उस रिसेप्शनिस्ट ने उसे एक बार ऊपर से नीचे देखा और फिर पूछा, सर क्या आपने अपॉइंटमेंट ले रखी है? नहीं, लेकिन अगर आप उनसे कहेंगी कि आदित्य शंकर उनसे मिलने आया है तो शायद वो पहचान जाएंगे कि मैं कौन हूं। लेट मी चेक सर, उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा और फिर अपनी डेस्क पर रखा फोन उठाया। फिर उसने एक्सटेंशन पर एक नंबर डायल करते हुए पूछा, सर से मिलने के लिए कोई आदित्य शंकर आए हैं, क्या मैं उन्हें ऊपर भेज दूं? क्या उन्होंने कोई अपॉइंटमेंट ले रखा है? नहीं, इनका कहना है कि अगर हम सर को इनका नाम कहेंगे तो उन्हें याद आ जाएगा कि ये कौन है और वो इन्हें पहचान लेंगे। लेकिन सर तो अभी एक मीटिंग में है, आप उनसे कहिए कि वो थोड़ी देर इंतजार करें, जब सर फ्री हो जाएंगे तब हम उन्हें बता देंगे। ओके। रिसेप्शनिस्ट ने इतना कहकर फोन काट दिया। आदित्य को पहले से ही सब कुछ सुनाई दे गया था और इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा और पास ही लगे सोफे पर जाकर बैठ गया। वो आसपास देखने लगा। रिसेप्शन एरिया वैसे तो खाली था, लेकिन जो मजदूर थे वो चेयर्स और डेस्क लेकर रिसेप्शन के पीछे बने कॉरिडोर की तरफ जा रहे थे। आदित्य ने फिर सामने टेबल पर रखा हुआ एक न्यूज़पेपर उठा लिया और वो उसे पढ़ने लगा। पहले पेज पर देश और दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें थीं, और जैसे ही उसने पेज टर्न किया तो वहां पर उसे सिटी की खबरें मिली। उस पेज पर सबसे बड़ी हेडलाइन में लिखा हुआ था, शंकर कंसल्टेंसी सर्विस का नया घर। उस खबर के साथ इसी बिल्डिंग की फोटो थी और साथ में किसी और चीज का फोटो नहीं था। तब आदित्य उस न्यूज को अपने मन में पढ़ने लगा। कंपनी के बहुत बड़े घाटे से घिर जाने के बाद विश्वनाथ शंकर को आखिरकार थोड़ी अक्ल आ ही गई। 30 सालों से वो बिजनेस में है और हजारों बार उतार चढ़ाव अपने बिजनेस में देखे ही होंगे, लेकिन इस बार जो उनके साथ हुआ शायद वो कभी उन्होंने इमेजिन ही नहीं किया था। 3 दिन में 60 करोड़ का घाटा, इससे ज्यादा और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते थे वो। कंपनी जैसे पूरी डूबने के कगार पर थी और एक पल के लिए तो ऐसा लग रहा था कि शंकर जी का ये बिजनेस में आखिरी दिन होने वाला है। लेकिन इस दुनिया की एक बहुत अच्छी कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा, और वही तिनका बना गौतम सिन्हा। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई स्टार्टअप्स की शुरुआत की है, लेकिन शायद कुछ ही होंगे जो सक्सेसफुल हो पाए थे, और 10 सालों से वो ऐसे ही करके अपने बिजनेस लाइफ को मैनेज कर रहे थे। जब उन्होंने शंकर कंपनी की हालत को सुना तो शायद उनसे उनका दुख देखा नहीं गया। उन्होंने कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करके 37% के शेयर होल्डर बनने का फैसला किया और उसी के साथ शुरुआत हुई सिन्हा और शंकर की नई जोड़ी की। शांति नगर की इसी बिल्डिंग में होगा शंकर कंसल्टेंसी सर्विस का नया ऑफिस, जिसके मालिक भी गौतम सिन्हा ही हैं। उम्मीद है कि ये दोनों मिलकर कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि ये वही गौतम सिन्हा है जिसने आज से 8 साल पहले मिस्टर विश्वनाथ शंकर पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने उनका आइडिया चुराया है। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि उसी आइडिया के दम पर शंकर कंसल्टेंसी सर्विस अपना बिजनेस अभी तक कर रही है, लेकिन बहुत ही बार विवादों के बाद वो केस अंडर टेबल सॉल्व हो चुका था। उसके बाद जो हुआ वो सब आपके सामने है। ये इस दुनिया का खेल है कि अगर एक आदमी को बिजनेस करना है और दूसरा आदमी भी बिजनेस करना चाहता है तो शायद दुश्मन का दुश्मन इस फील्ड में कभी कभी दोस्त भी बन जाता है। आदित्य ने जब उस खबर को पढ़ा तब उसका दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया, क्योंकि वो उस नेगेटिव न्यूज को नहीं पढ़ना चाह रहा था।
उसे समझ आ रहा था कि यह न्यूज किसी ने इंटेंशनली पब्लिश करवाई है, जिसमें गौतम की तारीफ और शंकर परिवार की बुराई थी। उसे लग रहा था कि यह कहीं ना कहीं गौतम का ही काम है। इस बात को सोचकर ही आदित्य ने उस पेपर को वापस टेबल पर रख दिया और वो सोफे पर थोड़ा सा पीछे टिक कर बैठ गया। फिर वो बस इंतजार करने लगा कि कब उसके दादाजी की मीटिंग खत्म होगी और उसे बुलाया जाएगा। कुछ देर यूं ही निकल गई। वो कभी या तो रिसेप्शनिस्ट को देख रहा था या फिर उन काम करते हुए लोगों को, और एक दो कंपनी के एम्प्लॉयज पर भी वो नजर रख रहा था जो ज्यादातर उसकी ही एज ग्रुप के थे। तभी उसे रिसेप्शनिस्ट ने आवाज लगाई। जब वो वहां गया तो उसने इन्फॉर्म किया कि टॉप फ्लोर पर उसके दादाजी का ऑफिस है और वो आदित्य का इंतजार कर रहे हैं। ये बात सुनकर आदित्य के चेहरे पर स्माइल आ गई और फिर वो उस कॉरिडोर की तरफ चला गया जहां पर लिफ्ट बनी हुई थी। वहां जाकर उसने लिफ्ट का बटन प्रेस किया और 2 ही सेकंड में लिफ्ट उसके सामने रुक गई। उसने अंदर एंटर करके टॉप फ्लोर का बटन दबा दिया और बस लिफ्ट के इंडिकेटर पर देखकर इंतजार करने लगा। उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी और उसे हल्का सा पसीना भी आ रहा था। अंदर से उसे डर लग रहा था कि वो किस तरह अपने दादाजी को इतने सालों बाद फेस करेगा और क्या वो उसकी मां की तरह ही रोएंगे या फिर उस पर चिल्लाएंगे कि उसने उन्हें कभी याद नहीं किया और आज वो यहां पर क्या कर रहा है। लेकिन आदित्य को पता था कि ये सब चीजें इंतजार से ज्यादा और कुछ नहीं है। अगर उसके दादाजी उसे थोड़ा सा चिल्ला भी देंगे और अल्टीमेटली उन्हें अपना पोता याद आ ही जाएगा जो उनकी कंपनी में उनसे मिलने आया है। आदित्य यही बातें सोच रहा था कि तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और उसने बाहर कदम रखा। ये कॉरिडोर भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा नीचे था, जहां पर एक रिसेप्शन बना हुआ था जिस पर एक सेक्रेटरी बैठी हुई थी। उसके आसपास 2 गेट बने हुए थे जिस पर मैनेजिंग डायरेक्टर और वाइस प्रेसिडेंट की नेम प्लेट लगी हुई थी। वो उस सेक्रेटरी के पास गया और उसने कहा, मेरा नाम आदित्य शंकर है, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मुझे किस तरफ जाना है? श्योर सर, एमडी सर ने आपको स्पेशली याद किया है, तो आप उनके कैबिन में पहले चले जाइए। थैंक यू, आदित्य ने कहा और फिर वो वहां से मैनेजिंग डायरेक्टर वाले कैबिन की तरफ चला गया। जब वो गेट के बाहर खड़ा था तब उसे अंदर से फिर से डर लग रहा था। उसने पलटकर देखा कि सेक्रेटरी उसे बहुत ही हैरान होकर देख रही थी। उसने गहरी सांस ली और अपना हाथ गेट के ऊपर रखकर उसे स्लाइड किया और आदित्य ने अपना पहला कदम अपने दादाजी के ऑफिस में रखा। ऑफिस में घुसते ही सबसे पहले उसे बहुत सारी सनलाइट दिखी क्योंकि वहां पर कांच की विंडोज लगी हुई थी। कमरे की दीवारों पर ताजा पेंट लगा था जिसकी खुशबू अंदर पांव रखते ही आ रही थी। उसने देखा दीवारों पर उसके दादाजी के पोर्ट्रेट्स और कंपनी के कुछ अचीवमेंट्स लगे हुए थे। उन्हें अगर कोई ध्यान से देखे तो शंकर परिवार का इतिहास उन तस्वीरों में कैद था। सामने ही उसके दादाजी डेस्क पर बैठे हुए थे। उसने जब उनकी तरफ देखा तब उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। हाफ कुर्ता पहने दादाजी डेस्क पर बैठे थे। उनके बाल पहले से ज्यादा सफेद हो गए थे और आंखों पर एक बड़ा चश्मा था और गहरी दाढ़ी दिख रही थी। वो बस उम्मीद भरी आंखों से एकटक आदित्य की तरफ देख रहे थे। वो आगे बढ़ा और उसने डेस्क के साइड में से जाकर उनके पांव छूते हुए कहा, प्रणाम दादाजी। आदित्य की इतनी बात सुनकर ही उसके दादाजी ने उसे अपने हाथों से सीधा किया, फिर एक स्माइल के साथ गले लगा लिया और उसके कान में कहा, तुमने आने में बहुत देर लगा दी आदित्य, लेकिन मुझे लगा था कि तुम आखिर आ ही जाओगी। बैठो। इतनी बात सुनते ही आदित्य अपने दादाजी की डेस्क के अपोजिट साइड में बैठ गया और वो बस 2 सेकंड के लिए उसकी तरफ देखकर स्माइल करते रहे। फिर उन्होंने कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये एक सपना है। खैर, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूं दादाजी, आप कैसे हो? बस बुढ़ापा धीरे धीरे करके बढ़ रहा है तो थोड़ी चिंता लग रही है कि अभी और कितनी जवानी चलेगी। दादाजी की इतनी बात सुनकर आदित्य को हंसी आ गई क्योंकि उसे पता था कि उसके दादाजी थोड़े मजाकिया अंदाज के हैं और वो अक्सर ही अपने बुढ़ापे का मजाक खुद ही बनाते हैं। फिर उसने उनसे पूछा, ये ऑफिस बहुत ही अच्छा है दादाजी। हाँ, अभी 1-2 दिन पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। हाँ, मुझे घर पर माँ ने बताया था। तुम घर पर होकर आए हो? आदित्य के दादाजी ने बहुत ही हैरानी से पूछा। तब आदित्य को इस बात का समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों रिएक्ट किया। फिर उसने कहा, हाँ, मैं 3 घंटे पहले ही आया हूं और मनाली को भी लेकर आया हूं।
हम दोनों थोड़े दिन यहीं रुकेंगे। क्यों? कुछ गड़बड़ हुई है क्या? एक बार फिर उन्होंने उसी हैरानी से पूछा। तब आदित्य को समझ आया कि वो ऐसे इसलिए रिएक्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी नजरों में अभी भी आदित्य वही है जो शराब पीता है और ड्रग्स करके हंगामा करता है। उन्हें नहीं पता कि आदित्य बदल चुका है। और तब आदित्य ने कहा, नहीं दादाजी, कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। मुझे बहुत दिनों से आप सबकी याद सता रही थी, तो मैंने सोचा कि एक बार आकर आपसे मिलना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने शराब, ड्रग्स और सब कुछ छोड़ दिया है। अब मैं बिल्कुल सोबर जीता हूं और उन सारी चीजों को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाता। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। इस बार मैं कुछ मांगने नहीं आया हूं। आदित्य की इस बात को सुनकर उसके लिए दादाजी के एक्सप्रेशन चेंज हुए और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने उसके हाथों को कस के पकड़ लिया। उन्हें आदित्य के बोलने पर भरोसा था और उन्हें खुशी थी कि उनका पोता अब बड़ा हो चुका है। जिस बुरे दौर से वो गुजर रहे हैं, इस वक्त में उन्हें इस बात से ज्यादा हिम्मत और कुछ नहीं दे सकता था कि उनका आदित्य लौट आया है। Aditya in that in his home. Thanks for hearing, friends. New episode will come when Pocket FM will upload.